Morning everyone, this is our next video of the online class of class 12th bio. Today we will start the remaining topics. ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था वो मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से एक बार रिकैप करा रही हूँ। उसके बाद हम आगे के कुछ इसका जो हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो आप चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है ना, इसके हमें कुछ पॉइंट आउट करने हैं, मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह चुके हैं। राइट, हमने रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स कर लिया था कि इंटरनल लेवल वर्सेस एक्सटर्नल लेवल के बेसिस पे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ग्राफ आया था। एक आया था पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। इनके बेसिकली हमारी जो रहती है वो रहती है हमारी डेफिनेशन, तो वो भी हम अब क्लियर कर लेंगे आज की वीडियो में। एक्सप्लेन रेगुलेशन, कॉन्फॉर्मर्स, माइग्रेशन, सस्पेंड, एडेप्टेशन, पॉपुलेशन, इंटरैक्शन वगैरह, एटीट्यूड क्या होता है, एज पिरामिड, ये जो है आपका फोर्थ पॉइंट, और इसके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स। तो हमारी अभी जो इस चैप्टर के अंदर रहते हैं वो रहते हैं कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं और पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, माइग्रेट क्या है, सस्पेंड क्या है, डायापोज कंडीशन क्या है। जो यहाँ पे लिखना मैं भूल गई थी, तो मैंने आपको बीच में बताया था डायापोज हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रीवियस उसमें इंटरेक्शन बताई थी, पॉपुलेशन की इंटरेक्शन कैसे कैसे करके क्या होती है। तो उसमें मैंने आपको 6 इंटरेक्शंस के नाम लिए थे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी हमारी पर्टिकुलरली इंटरेक्शंस थे। तो इसमें देखो, इसमें हमारी जो इंटरेक्शन थे, स्पीशीज़, सपोज कोई स्पीशीज़ हमारी ए हो गई, स्पीशीज़ हमारी दो तरह की स्पीशीज़ है, ए एंड स्पीशीज़ जो हमारी हुई वो बी हुई, ठीक है। तो इसमें प्लस प्लस रिलेशनशिप, प्लस माइनस रिलेशनशिप, माइनस प्लस रिलेशनशिप, जीरो प्लस रिलेशनशिप, माइनस जीरो रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं दो ऑर्गेनिज्म का, ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है और एमेंसलिज्म क्या होता है। और अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में जाना है तो वो अपने प्रीवियस वीडियोस इसके लिए देख सकता है। कोई बच्चा भूल गया हो उसको एक तरीके से रिवाइज कराना है। मैं आगे का इसमें स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपका ये लेंथी चैप्टर है, इस वजह से इतना टाइम ये ले रहा है। तो अब देखो, हम बेसिकली दो वो वाला इंट्रैक्शन अब स्टार्ट करेंगे। वेरी फर्स्ट वन इज़ द म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअल मीन्स इक्वल शेयरिंग वाला। दो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के अंदर, ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी, जब दोनों का प्लस प्लस रिलेशनशिप हो, यानी कि अगर जैसे टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप होता है कि टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखाएगा, यानी कि दे रहा है तो पॉजिटिव काम, और स्टूडेंट टीचर को पेमेंट या फिर स्कूल में आ रहा है तो वो अपनी फ़ीस पे कर रहा है तो वो भी कुछ दे रहा है, तो दोनों ये भी काम कर रहा है और ये भी इसको इसके बदले में कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। ये मैंने आपको नॉर्मली जो हमारी लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग बताया है, नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्या है, तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ एक बार। इसकी डेफिनेशन है आपकी म्यूचुअलिज्म की, इन दिस बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड। तो ये बेनिफिट ही तो हुआ ना, प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, ये बेनिफिटेड, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, बेनिफिट हो गए। जैसे कि इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दिखा रखा है एल्गी और फंगस के बारे में। एल्गी होता है, ठीक है, एक मिनट, एल्गी दोबारा मैं लिख देती हूँ। एल्गी होता है और एक होता है फंगस। तो क्या होता है ना, एल्गी, फंगस जो होता है वो तो वाटर और मिनरल देता है, किसको, खाना बनाने, एल्गी को। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, किसको, फंगस, एल्गी को। और एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर की होती है, एल्गी ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन क्यों होती है, ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से। तो इसके पास क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो ये फूड बनाकर देती है। कहने का मतलब है, अगर एक दो स्पीशीज़ है नॉर्मल लाइफ में, एक के घर में कोई है नहीं, एक सिर्फ पर्सन है, और एक के घर में एक लेडी है, ठीक है। तो लेडी कुछ कमाती नहीं है लेकिन जेंट्स जो है वो कमाता है, तो उसको खाने बनवाने वाली, मतलब उसको खाना चाहिए तो वो खाना बना सकती है, लेकिन उसके पास ऐसा पैसा नहीं है कि वो सामान ला सके खाना बनाने के लिए। तो क्या होगा, मैन तो उसको ला के देगा सामान खाना बनाने के लिए और वो उसको खाना बनाकर देगी। तो ऐसा ही रिलेशनशिप एल्गी और फंगस का पाया जाता है नेचर के अंदर। तो क्योंकि नेचर के अंदर क्या देखा जाता है, एल्गी और फंगस में, एल्गी इज ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। लेकिन
क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, फूड के प्रिपरेशन के लिए। तो हमें ग्रीन पिगमेंट एल्गी के पास होता है, फंगस के पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती, जिसकी वजह से हम एल्गी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम एल्गीज के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो एल्गीज आर ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ऑटो का मतलब क्या हुआ, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, सेल्फ प्रिपेयर। तो एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इटसेल्फ, लेकिन फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो इसका रीज़न भी आपको पता चल गया होगा, एल्गी के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वेयरएज फंगस के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये समझ आ रहा है। तो दोनों एक तरीके से यह दोनों अगर नहीं होंगे, इनमें से कोई एक भी नहीं होगा, तो इनकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट हो जाएगी, है ना। ये जैसे मैंने बताया कि ये आपका एल्गी हुआ और ये आपका फंगस हुआ। फंगस ने इसको वाटर मिनरल प्रोवाइड करे, वाटर और मिनरल्स, और इसने इसको फूड प्रोवाइड करा। लेकिन अगर बाई चांस मैं दूसरे कलर से शो करके बता देती ये नहीं हुआ, तो ये खाना नहीं खा पाएगा, और अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो इसको खाने की कमी हो जाएगी, है ना, वाटर मिनरल नहीं मिल पाएगा, तो ये भी भूखा मरेगा, ये भी भूखा मरेगा। तो इस वजह से इन दोनों की जो लाइफ साइकिल है वो एक साथ ही करके चलती है। तो इसके लिए एक वर्ड आएगा आपका, सिम्बायोसिस वर्ड आएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सिम्बियोटिक एसोसिएशन, रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द फंगस है ना एल्गी। तो इसके लिए माइकोराइजा वर्ड आता है, इसके लिए माइकोराइजा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th में भी आया था। इट इज़ अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट एंड अ फंगस। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप याद करोगे माइकोराइजा की, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, माइकोराइजा, ठीक है। ये क्या हुआ, इस रिलेशनशिप के लिए ये वर्ड यूज़ करता है माइकोराइजा। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिम्बियोटिक एसोसिएशन between the roots of higher plants and फंगस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए। ये वाली बात समझ आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज, एक इसके अंदर ना जो ये रूट ऑफ द हायर प्लांट होती है, यहाँ पे एक ग्लोमस फंगस प्रेजेंट होती है। फंगस का ये नाम क्या है, ग्लोमस, ग्लोमस फंगस। ये क्या करती है, अब देखो इसका देखते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर नॉट टू एब्जॉर्ब द वाटर और मिनरल सॉल्युबलाइज फॉस्फेट। जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो ग्लोमस जो फंगस होती है ये क्या करती है, जो फॉस्फोरस इसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट्स की प्रेजेंस में, उसको सॉल्युबलाइज कराती है। उसको क्या कराती है, इट सॉल्युबलाइज द फॉस्फेट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉल्युबलाइज द फॉस्फेट मॉलिक्यूल, सॉल्युबलाइज द फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। किसके बारे में, ग्लोमस के बारे में। अगर मैं बात कहूँ ग्लोमस के बारे में, ग्लोमस क्या है, आपकी फंगस का नाम है, फंजाई का नाम है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या करती है, ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। मैं ये वाला साइन बना रही हूँ इंक्रीज का, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर नॉट टू एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है जब भी किसी प्लांट के साथ ये प्रेजेंट होगी, कौन, ग्लोमस फंगस। इसमें तो आपका इतना ही है, इंपॉर्टेंट है ग्लोमस फंगस, याद रखना। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, आपके कुछ प्लांट पॉलिनेशन प्लांट है विद द हेल्प ऑफ एन एलिमेंट, वो सॉरी एलिमेंट नहीं, एनिमल्स वगैरह हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था, एक स्पीशीज़ है, मैंने आपको प्रोनोबा मोथ का एग्जाम्पल बताया था। प्रोनोबा मोथ ये हमारा इंसेक्ट होता है। ये जो होता है ये हमेशा पॉलिनेट करता है, किसको पॉलिनेट करेगा, ये हमेशा पॉलिनेट यक्का प्लांट, यक्का प्लांट, है ना। जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ऐसे एजेंट होते हैं, ये तो पॉलिनेशन करा देते हैं क्या प्लांट का, लेकिन उसके
मतलब बदले में जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स को अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे वही वाली बात है ना, कोई विनर हुआ तो उसको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो और अपना काम अच्छी तरीके से कर सके, है ना। तो ये काम इसमें रहता है कि प्रोनोवा मोथ नहीं होगा तो यक्का प्लांट भी नहीं होगा, यानी कि प्रोनोवा मोथ ही हमेशा इसका पॉलिनेशन कराता है और यक्का प्लांट प्रोनोवा मोथ को एग प्रोड्यूस करने के लिए, एग ले करने के लिए एक सेफ स्पेस और जगह प्रोवाइड करके देता है। तो ये मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास में भी बताया था। अगर किसी को अपनी और ज़्यादा डिटेल में जाना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो अपनी फर्स्ट वीडियो देखो इस वाले चैप्टर की, ठीक है। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ एन एनिमल्स। तो यहाँ देखते हैं, प्लांट गिव टू एनिमल इंसेक्ट नेक्टर्स। नेक्टर सक करते हैं ना, जो प्लांट के बीच में जो फ्लावर होता है, फ्लावर के बीच में बिल्कुल फीमेल वाले पार्ट के ऊपर ही जो इंसेक्ट होता है वहीं जाके वो स्टिक हो जाता है और वो नेक्टर सक करता रहता है, ठीक है, जो कि उसका खाना होता है, न्यूट्रिशन। पोलन ग्रेन्स, फ्रूट जूस, प्लांट जूस एंड एनिमल पॉलिनेटर्स plant, but mutually benefited system should also be safeguard against the cheaters, ठीक है। Animal that try to steal nectar without adding in a population to overcome this problem in nature, co-evolution word मैंने बताया था, co-evolution word आएगा। तो ऐसे क्या आता है, co-evolution word होता है, evolution। देखो अगर दो स्पीशीज है ए एंड बी, इसने इसका काम कर दिया, इसने कहा था तुझे भी मेरा काम करता है, लेकिन इसने इसका काम नहीं किया, ठीक है। हो जाता है ना ऐसा कई बार, जैसे जिसको बोलते हैं चीटिंग नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा ना देखा जाए, जरूरी नहीं है ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप में ही ऐसा होता हो, लेकिन ऐसे प्लांट के बेसिस पे भी, एनिमल के बेसिस पे भी कह सकते हो, इन्वायरमेंट में भी देखा जाता है कि अभी मैंने आपको बताया जैसे प्रोनोवा मोथ है वो यक्का को ही पोलिनेट करेगा, है ना। अगर प्रोनोवा मोथ नहीं होगा तो यक्का प्लांट पोलिनेट नहीं हो पाएगा, या फिर यक्का प्लांट नहीं होगा तो प्रोनोवा मोथ को सेफ एग ले करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है अगर यक्का प्लांट चेंज हो गया थोड़ा सा भी, तो अल्टीमेटली जो उससे जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है यक्का प्लांट से, प्रोनोवा मोथ, वो भी चेंज होगा। अगर एक भी चीज़ कोई एक ही चेंज हुई तो दोनों के दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दोनों के दोनों सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन में कभी भी सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, दोनों के दोनों मर जाएंगे, कह सकते हो आप ये वाली बात। लेकिन अगर चेंज हुआ एक में तो दोनों में ही चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज को इवोल्यूशन। उसके लिए हम को इवोल्यूशन बोलेंगे। को मीन्स दोनों का इवोल्यूशन हो गए, दोनों चेंज हो गए, ठीक है ना। तो co-evolution means evolution of the flower and its pollinating species are tightly linked with each other। कि मतलब कहने का मतलब है जो दोनों है पॉलिनेटिंग स्पीशीज कौन सी हुई, सपोज इंसेक्ट है और इसने किसको पॉलिनेट कर दिया, सपोज किसी भी प्लांट को कर दिया, ये यक्का प्लांट है और ये आपका इंसेक्ट में प्रोनोवा मोथ है, ठीक है ना। तो अगर ये इसको पॉलिनेट करता है तो यही इसको वो करेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज आ जाएगा तो इसके अंदर भी चेंज होगा ही होगा। अगर इसके अंदर चेंज नहीं हुआ तो दोनों के दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की लाइफ साइकिल दोनों से ही है, एक से लाइफ साइकिल इनकी साइकिल चल ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब है मैनी स्पीशीज ऑफ द फिग ट्री। जो हमारा फिग ट्री होता है, देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटिंग स्पीशीज ऑफ द वास्प। जो फिग ट्री होता है, खजूर, डेट पॉम, उसमें वास्प, ये जो भीड़ेड वगैरह होती है, इनसे ही पॉलिनेशन होता है। इट मीन्स अ गिवन फिग ट्री पॉलिनेटेड बाय अ स्पेसिफिक वास्प नॉट विद अदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक जो फिग प्लांट है, जैसे अभी हमने यक्का प्लांट का देख लिया, ऐसे ही जो हमारा फिग प्लांट होता है उससे कौन पॉलिनेट करेगा, उसे कौन पॉलिनेट करेगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा वास्प। और कोई आ जाएगा वास्प की जगह तो वो उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा और कोई इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब इन्होंने यही वाली बात कही है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। पॉलिनेशन ऑफ फिग प्लांट विद प्रोनोवा मोथ। फिग प्लांट का प्रोनोवा मोथ से फीमेल वास्प बोल देते हैं इसको, प्रोनोवा मोथ को। यूज फ्रूट फॉर एविपोजिशन, एग लेइंग एंड आफ्टर हैचेस द लार्वा डेवलप, है ना। दीज लार्वा फीड द डेवलपिंग सीड एंड व्हेन वास्प गो टू द अदर इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप ऑफ द फ्लावर बोल सकते हो आप लोग। पोलन ग्रेन अटैच एंड इट्स पॉलिनेट द ग्रेन्स अगेन, ठीक है ना। वही वाली बात मैंने जो आपको बताई, इन्होंने पूरा डिटेल में बताई। एग लेइंग वाला पर्पस, एग लेइंग पर्पस मतलब जैसे ये दोनों है, फिग प्लांट है और इसका प्रोनोवा मोथ हो गया, ठीक है ना, जो इसको पॉलिनेट कर रहा है, प्रोनोवा मोथ। अब ये क्या करता है, ये इसको पॉलिनेट करने आया तो इसने इसको क्या दिया,
जब ये एग ले करेगा तो जो इसकी प्लांट की ओवरी होगी, सपोज ये ओवरी है, इसके अंदर स्पेस प्रोवाइड कर देगा कि ये आएगा अपने एग यहाँ पे रख सकता है। अब एग रखने से क्या होगा, जो बाहर से प्रेडेटर्स हैं, शिकारी हैं, वो इसके अंडों को नहीं खा पाएंगे। और ये एग कब बाहर निकलेंगे, ये एग को खाना भी देगा ये जो फिग प्लांट है, क्योंकि ओवरी है, ये ओव्यूल के अंदर होंगे यहाँ, तो ये जो है छोटे छोटे एग ये किसको फीड करेंगे, इसकी ओवरी को, क्योंकि ओवरी आपको पता है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये बन बन के बाहर निकल जाएंगे, क्या, प्रोनोबा मोथ, और फिर ये दोबारा से अगली लाइफ साइकिल आएगी, फिग प्लांट को ऐसे करके पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल डिसीट, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डिसाइट, या फिर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम स्यूडो कॉप्यूलेशन। स्यूडो का मतलब फॉल्स, ठीक है, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो अब देखते हैं इसमें, मेडिटेरियन ऑर्किड है हमारा, इसके अंदर जो आएगा ना, इसके अंदर जो स्पीशीज आएगी वो किसकी आएगी, मेडिटेरियन ऑर्किड, या फिर ऑफिश इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, एम्प्लॉयज यूज सेक्सुअल डिसीट फॉर पॉलिनेशन बाय द स्पीशीज, इसके अंदर ये प्लांट है, ये स्पीशीज है, और इसको कौन पॉलिनेट करता है, हमेशा बी। ठीक है, बी। अब इन्होंने क्या कहा है, जो इस प्लांट का, इस ऑर्किड का जो फूल होता है, फूल की जो पत्ती होती है, वन पेटल्स जो होती है कलर्ड वाली लीफ, वो बिल्कुल देखने में ऐसी लगती है फीमेल बी की तरह से। ठीक है, दूर से जब कोई इंसेक्ट आए तो वो भी कंफ्यूज हो जाए। जो इसका ये है ऑर्किड, इसका जो फूल है, सपोज ये इसका कोई भी फूल है, ठीक है, तो इसको पॉलिनेट कौन कर रहा है, ये मेडिटेरियन ऑर्किड हो गया, बी कर रहा है ना। तो जो इसकी एक ये है, ये पेटल, ये वन पेटल है जिसको बोलते हैं कलर्ड लीफ, तो जो भी दूर से ये बी आएगी, क्योंकि बी आएगी इसको पॉलिनेट करने के लिए, तो दूर से ही ऐसा लगेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला प्लांट हमारा कौन सा हुआ, ये वाला प्लांट हमारा ऑर्किड का हुआ, इसे तो मैं पॉलिनेट करूंगी, है ना, नेचर के अंदर, क्योंकि बी ही इसको ऑर्किड को पॉलिनेट करता है। तो जब दूर से देखेगा तो जो इसकी एक पेटल होती है ऐसी लगती है इस वाली बी की फीमेल वाला वर्जन, ठीक है ना, फीमेल वाला वर्जन लगता है, क्यों, क्योंकि ये जो पेटल होती है ये सेम साइज की होती है, सेम कलर की होती है, सेम मार्किंग की होती है, तो ये मेल बी आ रही होगी, मेल बी, और ये समझ रही है फीमेल बी है, तो क्या होगा, मेल बी इज अट्रैक्टेड टू इट्स परसीव एज अ फीमेल एंड स्यूडो कॉपुलेट विद फ्लावर, तो ये इसके साथ आके स्टिक हो जाएगी, इसको लगेगा ये फीमेल भी है और ये है, तो ये धोखा हो गया ना, तो स्यूडो कॉपुलेशन वर्ड इन्होंने यूज़ कर दिया। और जो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, पोलन ग्रेन के ऊपर एक स्टिकी सा सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, स्टिकी सबस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो इस बी के ऊपर भी कोई ना कोई पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही इसके ऊपर आएगी तो आके इसके जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और पोलन ग्रेन का आना मेल वाले पार्ट के ऊपर पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन इसको एक तरीके से होगा दिग्भ्रम होना, तो इसको कन्फ्यूज़न हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी यूज़ द टर्म स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, स्यूडो कॉपुलेट विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस पोलन ग्रेन डस्टेड ऑन इट्स बी फ्रॉम फ्लावर, व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर द पोलन टू इट एंड पॉलिनेट इट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार हम ना कोइवोल्यूशन का दोबारा से वो देख लेते हैं, कोइवोल्यूशन का डेफिनेशन, कोइवोल्यूशन। तो प्लीज़ जो मैं लिखती जा रही हूँ आप इसको नोट करते जाओ, और एनसीईआरटी प्लीज़ जब आपकी ये वीडियो हो जाए, जितना भी आपका टॉपिक ख़त्म होता जा रहा है, आप एनसीईआरटी एक बार रीड करो, क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है। चलो कोइवोल्यूशन देखते हैं। हियर वी सी कोइवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल, if a female bee changes the color pattern change slightly for any reason during evolution, pollinating success will be reduced unless the orchid flower coevolutes to maintain resemblance of its petals to the female bee। वही वाली बात है, जो दो स्पीशीज एक दूसरे को पॉलिनेट करती है, अगर एक के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे दूसरों को अपने अंदर चेंज करने पड़ेंगे सर्वाइव रहने के लिए। अगर एक के अंदर चेंजेस आ गए दूसरे ने नहीं करा तो दोनों के दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से वो लिंक्ड हैं। ये वाली बात समझ आ रही है। चलो, हमारा म्यूचुअलिज्म के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमारे क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं प्रीडेशन की। ठीक है, प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन के अंदर प्लस माइनस रिलेशनशिप होता है, प्लस माइनस इंटरेक्शन है ना। तो इसके अंदर हम यहाँ देखते हैं कि दो स्पीशीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, एक होता है हमारा प्रे और एक होता है हमारा प्रेडेटर। ठीक है, तो इसके अंदर दो स्पीशीज होती है। प्रेडेटर शिकारी होता है
और प्रे होता है जिसके अंदर जा रहा है। सपोज कोई ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर कोई फीवर हो गया सपोज, तो फीवर के अंदर क्या हुआ, कोई बैक्टीरियल डिजीज कोई भी होगी, तो बैक्टीरिया क्या है कि जिसके अंदर आया बैक्टीरिया, तो जिस बॉडी के अंदर है वो तो प्रे हो गया। लेकिन अब किसने नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, प्रेडेटर ने, तो वो कौन हुआ, सपोज जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसा है, तो ये, तो मैं आपको बता रही हूँ इन प्रेडेशन वन स्पीशीज इज प्रे एंड अनदर इज प्रेडेटर, है ना। इस वजह से प्रेडेटर के नाम से ही हमने प्रेडेशन नाम लिया है, प्रेडेशन इंटरेक्शन हो गया ये। प्रेडेटर किल्स द प्रे, हमेशा प्रे को प्रेडेटर मार देगा, ये तो आपको नाम पता ही है, प्रेडेटर का मतलब शिकारी होता है। एंड फीड ऑन इट, सो वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म। तो आप देख सकते हो ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ही है, वैसे हमारी बॉडी का एग्जाम्पल यहाँ सही नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से पहुँचने से पहले एक बार आपको जनरल जो लाइफ का एग्जाम्पल होता है उसके थ्रू अगर पता चले तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की बॉडी है, आप कंपेयर करके चलो, प्रे है, प्रेडेटर आया, दैट इज़ बैक्टीरियाज वगैरह जो भी उसकी, सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई, डिजीज़ हो गई, तो क्या करेगा, प्रेडेटर प्रे को मार देगा, है ना। तो एक को तो फ़ायदा हो रहा है, एक को तो खाना वगैरह मिल रहा है, मार देगा ना वो, एक का पॉजिटिव काम हो रहा है, दूसरे का नेगेटिव हो रहा है। तो ये कैसे इंटरेक्शन पाया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन, तो वो प्रेडेशन के अंदर पाया जाता है। और यही सेम इंटरेक्शन आपका पैरासिटिज्म के अंदर भी पाया जाता है। जो उसका मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर जो होस्ट है वो बिल्कुल ही मर जाता है प्रेडेशन में, और उसके अंदर होस्ट नहीं मरता है। हाँ, उसको ये तकलीफ पहुंचा देता है लेकिन मरता तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ वो है पर्टिकुलर। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं हमारे पर्टिकुलरली प्रेडेशन के क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये देखते हैं। इट एक्ट एज अ कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल। जो हमारी फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, फिर फ्रॉग ने खा लिया, फिर आपका स्नेक आया, तो एक दूसरे को खा रहे हैं, तो दैट इज प्रेडेटर है। तो आपको पता है इनको ट्रॉफिक लेवल से हम इंडिकेट करते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल से इंडिकेट करेंगे जब आपको पता है हर एक फूड चेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रेडेशन नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडाइनमिक के लॉ के अकॉर्डिंग, जो केमिस्ट्री में भी आता है, एनर्जी ना तो कभी बनती ना कभी डिस्ट्रॉय होती, हमेशा एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ही ट्रांसफ़र होती रहती है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये प्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हेल्प करता है कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र करने में। तो इसके लिए वर्ड आया कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में कंपटीशन को भी कहीं ना कहीं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिकेशन बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं 225 पेज नंबर 226 पेज नंबर के ऊपर। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर ही नहीं होगा तो ग्रास ज़्यादा हो जाएगी, ग्रास होपर नहीं होगा तो आगे वाला जो उसको खाएगा फ्रॉग वो भूखा मर जाएगा। तो इस वजह से प्रेडेशन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम जब भी तो है जब सारी चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली जो ग्रास है ग्रास भी है, पर्टिकुलरली जो भी हमारा इंसेक्ट है वो भी है, तो प्रेडेशन बहुत रिक्वायर्ड है। अब फॉर एग्जांपल एक देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे। आज तो हम यही वाला प्रेडेशन ही कवर करेंगे, ठीक है। इन रॉकी इंटेस्टाइनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉकी बोल वाला इंटेस्टाइनल कम्युनिटी, ठीक है ना, ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश। ये ना एक जगह का नाम है, रॉकी इंटेस्टाइनल कम्युनिटी है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर। स्टारफिश पिसास्टर है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, स्टारफिश पिसास्टर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर, ये इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, क्यों, ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये एक हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट था। When all the starfish were removed from an enclosed interstitial area, more than 10 species of invertebrate become extinct। जैसे ही इन्होंने इस कम्युनिटी के अंदर जो पैसिफिक कोस्ट है अमेरिका का, जहाँ पे
स्टारफिश पिसास्टर को इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे जो पानी के अंदर ऑलरेडी इनवर्टिब्रेट्स थे 10 से ज़्यादा स्पीशीज़ इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, वहाँ से गायब हो चुकी थी विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर। वो क्यों? क्योंकि उनके खाने का रिसोर्स वगैरह इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। इसका रीज़न क्या आता है? ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से, यानी कि वही वाली बात है कि खाना कम है और लोग ज़्यादा हो गए और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए, पहले उनमें कमी थी और ज़्यादा स्टारफिश को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से आई थी। तो उसने क्या करा, इनवर्टिब्रेट्स उनका खाना थे तो इनवर्टिब्रेट्स को खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको भी अपने सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो उनमें क्या हुआ, इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो चुके। जैसे कि डायनासोर्स के लिए भी सुना जाता था कि डायनासोर पहले हुआ करते थे लेकिन अब तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर सम वीड्स ग्रो इन द इन्वेडेड लैंड एरिया फॉर अ ह्यूज नंबर। ये मैंने बता दिया, अगर प्रेडेटर नहीं होंगे तो जो हमारी क्या होगा, नेचुरल कोई भी सपोज ग्रासेज ही है उसका प्रेडेटर नहीं है। प्रेडेटर मीन्स जो ग्रास ऊपर उसको खाएगा, है ना, शिकारी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेगा। अब इसका ही दूसरा एग्जाम्पल क्या आया, प्रेडेशन के ही एग्जाम्पल, एक तो रॉकी इंटेस्टाइडल कम्युनिटी वाला आ गया और दूसरा हमारा क्या आया, दूसरा आएगा हमारा प्रिकली पर्ल कैक्टस वाला। तो प्रिकली पर्ल कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अर्ली 1920s में इसको हैवॉक कंडीशन स्प्रेडिंग। प्रिकली पर्ल कैक्टस हमारी इंडिया का नहीं था, इसे ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता था देखने में पानी के अंदर 1920s में, है ना, स्टार्टिंग में ही। तो जैसे इसको इंडिया में लाया गया, इसकी फैलने की जो पावर थी जैसे कि वाटर हाइसिंथ की थी ऐसे ही बहुत ज़्यादा थी, तो ये इसने हैवॉक सी कंडीशन बना दी थी रैपिडली मिलियंस हेक्टेयर ग्रासलैंड के अंदर। मिलियन हेक्टेयर्स ग्रासलैंड, कितनी मिलियंस, एक मिनट मैं अभी इसको बताती हूँ आपको। मिलियंस हेक्टेयर्स ग्रासलैंड को इसने कवर कर लिया था, किसने, ग्रासलैंड इसने कवर कर लिया था प्रिकली पर्ल कैक्टस ने। तो जिसकी वजह से अब ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि कैक्टस खाने वाला इसका प्रेडेटर नहीं लाए होंगे ऑस्ट्रेलिया से, खाली कैक्टस को लिया है, तो जिसकी वजह से एक हैवॉक सी कंडीशन हो गई, हैवॉक कंडीशन हो गई। हैवॉक कंडीशन ये वाली होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फैलने वाली जो कंडीशन हो जाती है ना। तो और इसका प्रेडेटर कौन था, इसका प्रेडेटर था मोथ। तो जैसे ही मौत को लाए, जब ये कंडीशन देखी कि ये तो फैलता ही चला जाएगा और स्पीशीज़ कहाँ ग्रो होंगी, ये तो अनबैलेंस सा कंडीशन हो रहा है इकोसिस्टम का, तो जब मौत आया तो फिर वो उसके नेचुरल हैबिटेट से इंट्रोड्यूस किया कंट्री में, तो फिर उसकी जो कंडीशन थी उसने खाना स्टार्ट कर दिया, उसको खाना मिल गया क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो भी भूखा रह रहा होगा और यहाँ पे इसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो आप दोनों की दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। ये वाली बात समझ आई। तो एक चीज़ और इसमें है, इफ़ अ प्रेडेटर इज टू efficient and overexploit its prey, then prey might become extinct and later predator also extinct due to the lack of food। ये पूछा जाता है आपका, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि why predator in nature are prudent in nature, कि जो प्रेडेटर शिकारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर, चतुर क्यों होते हैं अपने उसमें। तो जो प्रेडेटर होते हैं वो खाते इस तरह से हैं क्योंकि उन्हें आगे के लिए भी तो चाहिए, जैसे होता है ना कुछ बच्चे होते हैं कि आगे का खाना अगर नहीं होगा तो बचा बचा के खाते हैं कि हाँ आगे के लिए जब भूख लगेगी जब खा लेंगे, है ना। तो प्रेडेटर भी ऐसे होते हैं। सपोज इन्होंने कहा क्यों प्रेडेटर इतने चालाक क्यों होते हैं, तो जो ग्रासीज है, ग्रास को सपोज ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर खाएगा तो ये इसका शिकारी हुआ, ठीक है ना। तो ग्रास होपर भी ग्रास को इस हिसाब से खाता है कि यूँ नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा करके खा लिया, इस लिमिट में खाएगा कि ग्रास ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रास ख़त्म हो गई, उसने एक ही बार में ज़्यादा खा लिया बहुत ज़्यादा, तो ग्रास नहीं होगी तो ये भी भूखा मरेगा, है ना, ये भी भूखा मरेगा। तो अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए प्रेडेटर जो होते हैं वो इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, इस तरह से खाते हैं कि उनके आगे वाला भी काम चलता रहे और पीछे वाले को भी ज़्यादा उसकी भी ग्रोथ ना हो पाए। तो यानी कि जैसे कहते हैं ना बिल्कुल बाउंडेशन में रखना, तो वो इस तरह से करते हैं जो भी हमारे जितने भी ये प्रेडेटर्स होते हैं,
ठीक है। अब हम लास्ट जो नेक्स्ट उसमें होगा हम देखेंगे कि प्रे यूज सम चेंजेस इन देयर बॉडीज, ऐसे क्या चेंज कर लेते हैं प्रे जो होता है कि प्रेडेटर का उनका इफेक्ट कम से कम हो, क्योंकि हर कोई यूँ थोड़ा है कि कोई मारता जा रहा है और वो कोई पिटता जा रहा है। तो प्रे अपने बॉडी के अंदर क्या चेंज करेंगे, मॉडिफाई क्या करेंगे, जिसकी वजह से अगर प्रेडेटर उनको कोई भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका इफेक्ट उनके ऊपर कम हो। ठीक है। तो इसके कई सारे हमारे पार्ट हैं कि मोनार्च बटरफ्लाई वगैरह क्या होती है ना, और मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस वगैरह क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, हेमेंसलिज्म क्या होता है, बार्निकल क्या है, और इनके हमारे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट के। और एंडोपैरासाइट ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, और गोस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है ना, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, कन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स, माइग्रेट, सस्पेंड, कंडीशन हमारा रहता है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।